नमस्कार साथियों, आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, जो यूपी टेट को लेकर सीरीज चल रही है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक जो है ईवीएस के जो है 3 पेपरों को सॉल्व कराया जा चुका है और उसके साथ हिंदी के भी चल रहे हैं आज वाली जो देख रहे हैं। उसके अलावा जो है मैथ की भी सीरीज जो चल रही है, तो उसको जो है आप देख सकते हैं जाके। तो मैथ की जो है 2 वीडियोस जो हैं आ चुकी हैं। तो चलिए साथियों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। आज का जो है यह 2014 का पेपर है जिसको हम करा रहे हैं। देखिए लाइन से पेपर सारे चल रहे हैं जिससे कि आपको जो है किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। तो चलिए साथियों, जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है? सभी साथी बताएंगे कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा के शब्द, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा के शब्द, ऑप्शन सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के शब्द, ये ऑप्शन सी 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो चलिए साथी उसको समझते हैं। जो संकर शब्द जो होते हैं, जब 2 भाषा से मिलकर कोई एक शब्द बनता है तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो देख सकते हैं नीचे इसका ये भी दिया गया कि 2 भाषाओं से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सभी साथी बताएंगे कि किस प्रकार का होगा। तो ऑप्शन ए ई, ऑप्शन ए ई, ऑप्शन ए इक, या ऑप्शन सी इक, या ऑप्शन डी आ। सभी साथी बताएंगे। तो इसका जो सही होगा, जो शुद्ध शब्द का जो है जो स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है आ जो है इसका जो है प्रयोग किया जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। शुद्ध शब्द का जो है स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का प्रयोग किया गया, जिससे जो है शुद्ध का जो है स्त्रीवाचक सुता बन जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ को समझा भी देते हैं आपको। जैसे कोई भी जो शब्द होता है जो होता है शुद्ध, जब आधा बना है तो जब हम इसके आगे जो है बड़ा आ लगाएंगे तो यह जो होता है सा, और ये जो ता जो होगा इसका हट के ये पूरा ता हो जाएगा और प्लस एक और आ की मात्रा, तो जिससे कि ये जो होगा सुता जो है पूरा बन जाएगा। क्या बनेगा? सुता बन जाएगा। यदि जो होता है तो आप समझ गए होंगे कि सुता जिससे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना क्या होता है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो नाक का बाल होना मतलब अधिक प्रिय होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची क्या होगा? अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? चलिए सब बताएंगे। घोड़ा, घोटक है या कटक। तो जो घोड़ा, घोटक और जो है होता है, यह जो होता है यह अश्व के पर्यायवाची होते हैं, परंतु जो कटक जो है यह अश्व का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांश के एक शब्द क्या होगा? तो अस्थिर, अडिग, यायावर या गतिशील। तो जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसे यायावर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? यायावर कहा जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो देखिए जो एक स्थान पर टिक कर ना रहे उसे यायावर कहेंगे, जो एक स्थान पर स्थिर ना रहे उसे अस्थिर कहेंगे, जो अपनी बातों या वादों पर टिका रहे उसे अडिग कहेंगे, और जो सदैव चलता रहे वह गतिशील कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का जो अगला प्रश्न है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रश्न का जवाब जो है सभी को पता होगा कि क्या होगा। ऑप्शन ए माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सुहन लाल द्विवेदी, या ऑप्शन डी नरेश त्रिपाठी। सभी साथी बताइए क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जो होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? चलिए देखा जाए। चलिए साथियों अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है समास शब्द का क्या अर्थ होता है? तो समास शब्द का जो अर्थ होता है या संक्षेप होता है। चलिए देख लेते हैं। जब संक्षेप के लिए आपस में संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों की पहचान व उसका निदान करना, बच्चों को व्यस्त रखना, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना, या बच्चों को त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो खुद ही सोचिएगा, त्रुटियों को सूची बनाना जो होता है, जब किसी भी
जो होता है पेडागोजी संबंधित प्रश्न में अगर केवल जैसे शब्द आ जाते हैं तो वह उसको आप गलत ही समझिएगा। इसके अलावा बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना था, क्या बच्चों को आप श्रेणीवार विभक्त कर देंगे? बच्चों को क्या आप मतलब अलग थोड़ी उसको करा जा सकता है, सारे बच्चों को एक साथ ही पढ़ाएंगे ना, और जो है उनको अलग से कुछ वो भी नहीं कहा जा सकता है। अब बच्चों को व्यस्त रखना ये भी गलत है। तो बच्चों जो भाषा प्रयोग संबंधित कठिनाइयों को पहचानना और उसका निदान करना। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है? सुनना, बोलना, लिखना या हंसना? तो हंसना नहीं, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे इसको देख लेते हैं। लिखना जो होता है लेखन कौशल, सुनना श्रवण कौशल, बोलना मौखिक कौशल और पढ़ना पठन कौशल होता है। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि आज 14 सितंबर भी है, तो यह जो है हिंदी दिवस है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा यह 8वीं अनुसूची में जो है जिसमें कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, व्याकरणिक नियमों की जानकारी देना, संगीत कला में निपुण करना या रसानुभूति और आनंदानुभूति करना। तो इसका जो सही आंसर होगा रसानुभूति और आनंदानुभूति करना होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम जाता है, ऑप्शन बी सीता फल खाती है, ऑप्शन सी मेरी गाय काली है या ऑप्शन डी जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए जो है संवर्धना होता है। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए। देखिए विशेषण जो होता है जो विशेषण क्या होता है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें देखिए राम जाता है, तो क्या इसमें किसी प्रकार की कोई विशेषता है राम की? कुछ नहीं। सीता फल खाती, इसमें किसी प्रकार की कोई विशेषता नहीं आ रही है। परंतु मेरी गाय काली है, तो गाय कैसी है? तो गाय काली है। तो गाय की विशेषता कैसी है? तो गाय काली है। तो इसे जो है हम विशेषण कहेंगे। तो ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नाटक शिक्षण में कक्षाभिनय प्रणाली के प्रयोग से जो है क्या होता है कि शिक्षक एवं बच्चों के समय व्यर्थ होता है। देखिए समय व्यर्थ होना इसका मतलब ये ऐसे पहले ही गलत हो गया। चलिए आगे। पात्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया तेजी आती है। देखिए इसको एक बार देख सकते हैं हम आगे। बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, यह भी गलत हो गया। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। इससे जो है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्न शब्दों में से अधिकरण कारक बताइए। सभी साथी बताएंगे अधिकरण कारक क्या होता है। कि देखिए वाहन ऋण, अगला सत्ताधीश, उसके बाद आता है गंगा जल या ऑप्शन डी रेखा चित्र। सभी साथी बताएंगे कि इसमें जो होगा अधिकरण क्या होगा। तो जो इसमें जो अधिकरण कौन होगा? वाहन ऋण जो होगा इसका अधिकरण कारक होगा। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जहाँ अधिकरण पुरुष कारक का लोप हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। इसका कारक चिन्ह में या पर होता है। जैसे वाहन ऋण, वाहन पर अरुण, तो अधिकरण कारक होगा गंगा जल, गंगा का जल। संबंध तत्पुरुष कारक होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आज का जो है अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि श्रृंगार रस को जो है कार्य व्यापार में कारण जो है रसराज कहा जाता है। भरत मुनि ने 8 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, जबकि अभिनव गुप्त ने मूलतः रसों की संख्या 9 मानी है। चलिए आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो जो आज का अगला प्रश्न है, चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल या ऑप्शन डी भारतेंदु काल। तो जो घनानंद थे इनको जो है रीतिकाल का जो है कवि माना जाता है। चलिए इसमें बारे में देख लेते। घनानंद रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि थे। घनानंद का जन्म जो है 1689 से 1739 ईस्वी के बीच रहा है। उसके बाद जो है यह बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। ये निम्बार्क संप्रदाय में जो है दीक्षित थे और जो इनकी प्रेयसी गणिका सुजान थी। चलिए तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी जो है कौन सी होगा? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद और आशीर्वाद। देखिए, कभी भी जो रा की मात्रा होती है, जिस शब्द से निकलती है उसके अगले शब्द पे जो है रा की मात्रा लगती है। तो देखिए आशीर्वाद जो है, आशीर तो सा पे देखिए रा की मात्रा आ रही है, तो जो उसका अगला शब्द होगा उस पर जो है मात्रा लगेगी। देखिए इसमें जैसे लगी है, जैसे हमने लिखा आशीर, आशीर, तो देखिए सा पे रा की मात्रा लग रही तो आ रही है, तो इस पर ना लगा के हम वा की मात्रा अगले शब्द वाद पे लगाएंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। को किस प्रकार का जो है, किस प्रकार का किस कारक चिन्ह का बोध होता है को में? को से जो है ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी संप्रदाय कारक, या ऑप्शन डी अधिकरण कारक। सभी साथी बताएंगे। तो आपको पता होगा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को जो होता है को से कर्म कारक का जो है बोध होता है। चलिए इसके बारे में कल भी देखा था एक बार हम लोगों ने, आज फिर से देख लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या अपदान से अलग होता है, संबंध का के अधिकरण में पर या संबोधन हे अजी अहो इत्यादि होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम अज्ञेय था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं अगला भी कि अज्ञेय इनका था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहे जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं कविता, उसके अलावा सवैया, पद या दोहा। तो इनकी जो है दोहे जो है इनके प्रसिद्ध हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, तो आज का अगला प्रश्न है पुनर्जन्म शब्द में जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः जन जन्म, पुरन जन जन्म, पुन जन जन्म या पुनः जन आजन्म। तो जो इसका पुनर्जन्म का जो है संधि विच्छेद जो सही होता है पुनः जन जन्म होता है। चलिए साथियों, विसर्ग संधि में आता है। इसकी जो है संधि की जो है एक बार जो है क्लास जरूर आपकी करा के, जिससे कि आपको संधि में जो समस्याएं ना है तो इनको जो है आपको करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सोच रहे हैं कि जितने भी लगभग जो है आपके पेपरों को जो है पुराने आए हुए कंप्लीट करा लिए जाए, जिससे कि आपको पेपर का एक पैटर्न जो है पता रहे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक शांत का, करुण का, हास्य का या वीर का? तो शोक जो होता है करुण रस का जो होता है स्थायी भाव होता है। चलिए कुछ स्थायी भाव इनको देख लेते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। जो स्थायी भाव पूछ सकता है, कभी कभी पूछता है। श्रृंगार का रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक, वीर का क्या होगा? उत्साह, रौद्र का क्रोध। तो रौद्र मतलब समझ रहे हैं जब गुस्सा आता है तो रौद्र, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, विभत्स का जो गुप्सा या घृणा होगी। आगे अगला है कि शांत का क्या होगा? निर्वेद या शम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की थी? तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। तो सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में जो है सूर सागर की जो है रचना की थी। किसमें? ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे में जो है कुल जो है ए 26, ए 24, बी 26, सी जो हो गया 28 या डी 30। तो जो दोहा जो होता है, दोहे में कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसमें प्रथम और तृतीय में जो होती है 13-13 होती है, और उसके बाद जो द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 होती है। तो आप समझ गए हम कितनी दोहे में जो होती है कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसको याद रखिएगा। इसके बारे में अगर आप देखना चाहें तो एक बार देख लीजिए कि दोहा वह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय में 13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती है, और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। अतः इस छंद में कुल 24 मात्राएं होती हैं। जोला, दोहा, सोठा, रूपमाला में 24 मात्राएं, गीतिका में 26 मात्राएं, हरि गीतिका, उल्लाला और वीर में 28 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि जो है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहा जाएगा? कुलीन, समृद्ध, धनी या कृपण। तो जो अच्छे कुल में हुआ उसे कुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? कुलीन कहा जाएगा। तो चलिए साथी इसको देख लेते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे कुलीन कहेंगे। जो बहुत कंजूस हो कृपण, जो बहुत कंजूस हो, जिसके पास आधार धन संपदा हो उसे समृद्ध कहेंगे, और जो
और समृद्ध कहेंगे और जो पैसे वाला हुआ धनी कहलाएगा। चलिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो दाता का दात्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हो गया लड़का पेड़ से गिरा, तो पेड़ से अलग हो रहा है तो यह अपादान होगा। तो ये इसके लिए क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो आप कभी भी चीज़ें देखिएगा, जो चीज़ किसी से अलग जब होगी तो उसे जो है अपादान कारक कहा जाता है। इतना आप समझ सकते हैं। चलिए इसको जो है इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। जैसे हो गया लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में अपादान से जो है गिरा है। तो चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि कर्ता ने कर्म को, इसको जितनी बार आपको मिले उतनी बार एक बार पढ़िए जिससे आपको लोग को याद रहे। ऐसे क्या होता है ना, जितनी बार याद रहेगा तो अगर कभी पूछता है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद संप्रदान, देख करण कम आप भी सोच रहे होंगे इसमें भी से है, अपादान में भी से है, तो इसका दोनों में अंतर क्या है चलिए बताते हैं। संप्रदान को के लिए संबंध का की के अधिकरण में पर और संबोधन है अजी। देखिए जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं तो अपादान होता है, और करण कारक ये होता है जब हम किसी चीज़ से कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई हथौड़ी से कोई कार्य कर रहा है तो इस तरीके के लिए जो होता है तब जो होता है करण कारक होता है। दोनों ही से लगते हैं मगर दोनों में अंतर इतना होता है, जब कोई कार्य कर रहे हैं किसी वस्तु से किसी चीज़ से तो हम करण कारक करेंगे, और जब अलग होते हैं किसी चीज़ से, जैसे शुरू से ही आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि नहीं होता कि पेड़ से फल गिरा, तो इस तरीके से अलग हो रहा तो अपादान कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पापी में जो है कौन सा विशेषण होगा। चलिए देखते हैं, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिणामवाचक विशेषण। देखिए पापी से क्या कोई संख्या पता चल रही है, नहीं पता चली, सार्वनाम भी नहीं पता चल रहा, परिमाण भी नहीं, मगर उसका जो है गुण जो है यह पता चल रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा कि अगला क्या है कि नवल सुंदर श्याम शरीर। चलिए आगे देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर। चलिए एक बार देख लेते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी, इसमें कौन सा अलंकार होगा, सभी साथी बताएंगे, सही बताइएगा। यह जो है उपमा अलंकार इसमें होगा। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि बीजक जो है किसकी रचना है, सभी साथी बताएंगे बीजक किसकी रचना है। सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या जायसी की। तो जो बीजक जो है यह जो है कबीरदास की जो है रचना है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीजक भक्ति काल में जो है निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास की रचना है। बीजक, साखी और सबद तथा रामायणी तीनों ही संकलन है। इसका संकलन कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया था। इसके अलावा कबीरदास की भाषा पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि नामों से जानी जाती। कई बार ये प्रश्न बन चुका है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो पंचमेल, खिचड़ी, साधुकड़ी आदि भाषा के नाम से अभिहित किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को जो है भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो चलिए साथियों आज के प्रश्न यही समाप्त होते हैं। जो बिना साथी हमारे साथ जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों धन्यवाद।